हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने के पश्चात हमारा जो टॉपिक रहेगा पदार्थ एवं उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को बोला जाता है रसायन विज्ञान। आप सभी को पता है। देखिए दोस्तों, ये जो केमिस्ट्री है, इस शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो होती है इजिप्ट देश से। इजिप्ट देश अर्थात मिस्र देश से। और इस मिस्र देश के अंदर एक काली मिट्टी पाई जाती है और उस काली मिट्टी को बोला जाता है कीमिया, और या इसको केमा भी बोला जाता है। इस कीमिया या केमा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है काला रंग। इस कीमिया या केमा शब्द से ही आपका केमिस्ट्री शब्द बना है। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व के अंदर रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोला जाता है। केमिस्ट्री बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान एक्चुअली में है क्या? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपने पदार्थ के गुण अर्थात जो अपना मैटर है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके अणुसूत्र अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एवं उसकी परस्पर क्रिया अर्थात जब दो मैटर आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के फलस्वरूप उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। उन सभी का जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहलाती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं रसायन विज्ञान के जनक की बात करता हूं तो रसायन विज्ञान के जनक होते हैं लेवोसियर साहब। ये लेवोसियर जो नामक वैज्ञानिक होते हैं यह रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं मैटर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैटर होता क्या है? तो मैटर को अपने बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य भी बोला जाता है। ये सभी एक ही नाम है। पदार्थ बोल दो, द्रव्य बोल दो या मैटर बोल दो, एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों, पदार्थ मैटर या द्रव्य होता क्या है? इस प्रकृति के अंदर विद्यमान वह प्रत्येक वस्तु जिसका क्या हो, एक निश्चित द्रव्यमान हो। निश्चित क्या हो मेरे दोस्तों? एक द्रव्यमान हो। द्रव्यमान अर्थात उसका क्या हो? एक निश्चित भार हो, अर्थात उसका एक निश्चित मास हो तथा उसका एक निश्चित आयतन हो। तथा उसका एक क्या हो? निश्चित आयतन हो। तो मैं अगर सिंपली लैंग्वेज में बात करूं तो प्रकृति के अंदर विद्यमान प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान या एक भार होता है या उसका एक निश्चित आयतन होता है वह आप क्या कहलाती है? द्रव्य या मैटर कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करता हूं द्रव्य या मैटर के, तो मैं मार्कर को मान सकता हूं। पेन है तो वो भी आपका एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। अगर मैं नोटबुक की बात करूं, आपके पास में जो नोटबुक है मेरे दोस्तों वो भी क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। क्यों बोला? क्योंकि नोटबुक का एक अपना भार होता है, एक अपना द्रव्यमान होता है और वो अपना एक निश्चित स्थान भी अर्थात एक निश्चित आयतन में उसका होता है। इस कारण उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य बोला जाता है। जितनी ह्यूमन बॉडीज होती है वो सारी की सारी क्या होती है? द्रव्य या मैटर होती है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं द्रव्य या मैटर में परिवर्तन की बात करता हूं तो अब हम बात करेंगे द्रव्य में परिवर्तन, या अपन मान सकते हैं द्रव्य बोल दो या क्या बोल सकते हैं इसको? पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन। पहले हम पदार्थों में जो परिवर्तन है वो हम पढ़ेंगे गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर हम द्रव्य का या मैटर का क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं।
तो गुणों के आधार पर द्रव्य के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला तो होता है मेरे दोस्तों भौतिक परिवर्तन। पहला कौन सा परिवर्तन होता है मेरे प्रिय दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो परिवर्तन होता है मेरे दोस्तों वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, द्रव्य के अंदर गुणों के आधार पर महत्वपूर्ण दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को बोलते हैं फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोला जाता है। चलिए आइए इनके बारे में एक एक करके अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंज के बारे में। भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंज। तो देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें केवल पदार्थ के या द्रव्य के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। केवल किसमें परिवर्तन हो? भौतिक गुणों में परिवर्तन हो। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं मेरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपने पास में यहाँ पे पानी है और पानी को मैं क्या कर दूं? यहाँ पे ठंडा कर दूं, अर्थात पानी को मैं अगर फ्रिज के अंदर रख दूं तो पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैं पानी के केमिकल फॉर्मूले की बात करता हूं तो क्या होता है? H2O होता है। उसी प्रकार से मैं अगर बर्फ के फॉर्मूले की बात करता हूं तो क्या होता है? H2O होता है। लेकिन अगर मैं पानी की यहाँ पे अवस्था की बात करूं तो पानी की जो यहाँ पे अवस्था है मेरे दोस्तों वो कैसी है? द्रव अवस्था है। लेकिन बर्फ कौन सी अवस्था के अंदर है? यहाँ पे ठोस अवस्था के अंदर है। इसमें क्या हुआ? केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरी बात, केवल पहली बात तो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरी बात क्या है? यह परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब यह ऐसे मान सकते हैं यह कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। अगर मैं क्या करता हूं, इसमें परिवर्तन का कारण हटा लेता हूं तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ है जो बन जाता है। मान लीजिए मैं पानी को धीरे धीरे ठंडा करना क्या कर दूं? बंद कर दूं तो वापिस बर्फ किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अर्थात पानी जो है वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो रहा था किसकी वजह से? क्योंकि पानी को हम फ्रिज की सहायता से ठंडा कर रहे थे। लेकिन फ्रिज को जैसे हम बंद कर देंगे तो वो पानी को ठंडा करना बंद कर देगा और पानी जो है, जो बर्फ है, वापस किसमें कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाएगी? पानी में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो अर्थात इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए तीसरी बात, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीयता दर्शाते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मीन क्या हो गया मेरे दोस्तों? पहले तो हम बात करते हैं वो उत्क्रमणीय होती क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। एक तो होता है आपका रिएक्टेंट जिसको अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक। और एक होता है आपका क्या? उत्पाद। एक क्या होता है? अभिकारक, एक होता है आपका उत्पाद। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पहले अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से वापस क्या बन रहा है? अभिकारक बन रहा है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इस सेम कंडीशन जो अपने यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर देखिए, अपने को सेम कंडीशन जो है वो अपने को भौतिक परिवर्तन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे देखिए मान लीजिए पानी जो है इसको अपन क्या करेंगे? यहाँ पे गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद में यह किस में बदल जाएगा? जल वाष्प में बदल जाएगा। और जल वाष्प को जैसे ही वापस अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों? जल वाष्प को वापस अपन क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के पश्चात वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? पानी के अंदर।
तो देखिए दोस्तों, पहले अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद, और उत्पाद से वापस क्या बन रहा है, अभिकारक बन रहा है। अर्थात यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसी कारण अपन क्या बोलते हैं, जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीयता दर्शाता है। अब मैं बात करता हूं भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों की। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं मेरे दोस्तों निम्न प्रकार। पहला उदाहरण जो है वो है सोने का पिघलना। सोने का पिघलना, जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए आप सोने को पिघला रहे हो तो उसके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, और सोने को ठंडा करने के पश्चात वापस मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में आ गया तो वापस उसको ठोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है जो सेम रहेगा। दूसरी बात कौन सा हो जाएगा, कांच का टूटना। कांच का टूटना ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से मैं अगर बात करूं कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ना ये भी किसका एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, ये हमने अभी अभी भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, यहाँ पे बी नंबर, रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। गुणों में भी क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है मेरे प्रिय दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कागज का जलना, पहला एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, कागज का जलना। उसके पश्चात दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, श्वसन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, दहन। ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब अपने रासायनिक परिवर्तन की विशेषता की बात करते हैं अपने। तो इसकी विशेषता के अंदर होता क्या है, यह परिवर्तन हमेशा कैसा होता है, स्थायी होता है। अर्थात एक बार अपने अभिकारक से अगर उत्पाद बना लिया तो वापस अभिकारक से उत्पाद वापस अपने नहीं बना सकते। उसके बाद में दूसरी इसकी जो विशेषता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। सेम कंडीशन, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक को अपने वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। और उसके पश्चात इसके अपने एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए दूध का दही में बदलना, दूध को अगर अपन दही में बदल रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, रासायनिक परिवर्तन का। उसी के बाद में फलों का पकना, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा मेरे दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आप इसमें से इसको पढ़कर आप आसानी से उनका आंसर दे सकते हो। चलिए, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के मैं आपको अलग से करवा दूंगा, तो ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हमारा भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, जिनमें से 3 मुख्य होती है। तो पहली जो अवस्था होती है पदार्थ की वो होती है मेरे दोस्तों ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था जो होती है गैस अवस्था होती है, और चौथी अवस्था होती है मेरे दोस्तों प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है BEC अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कई बार आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था होती है।
उसी प्रकार से अगर मैं पदार्थ के वर्गीकरण की बात करता हूं रासायनिक गुणों के आधार पर, तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण है दो भागों में किया गया है। पहले होते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे होते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ होते हैं मेरे दोस्तों दो प्रकार के, एक होता है आपका तत्व अर्थात एलिमेंट्स और दूसरा होता है आपका यौगिक अर्थात कंपाउंड। उसी प्रकार से अगर मैं मिश्रण की बात करता हूं तो मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरे दोस्तों समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। आई थिंक आपको यहाँ पे द मेटल क्लासिफिकेशन आपको कंप्लीट समझ में आ गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 होती है। तो अभी हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम पदार्थ की पहली अवस्था पढ़ने वाले हैं। पहली अवस्था है पदार्थ की ठोस अवस्था। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था के अंदर क्या होता है? इस अवस्था के अंदर कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की अंदर जितने प्रकार के अवयवी कण होते हैं, मान लीजिए अवयवी कण क्या होते हैं, मान लीजिए ये अपने पास में कोई ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ के अंदर कोई छोटे छोटे कण होते हैं और इन छोटे छोटे कणों के द्वारा ही ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो ठोस पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं, इनके मध्य परबल अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल होता है। परबल अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल होता है, बल होता है। और परबल अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल होने के कारण इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, इसमें अवयवी कण यानी कि अणु हैं, परमाणु या आयन, ये इसमें जो है अवयवी कण होते हैं। ये जो अणु, परमाणु या जो आयन होते हैं, इनके बीच में परबल अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल होने के कारण ये जो कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, ये बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं और पदार्थ किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है? ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो पहली जो विशेषता है, इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, पहली बात तो पहली विशेषता क्या है, आपको पता होना चाहिए पदार्थ की किस अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होते हैं, तो ठोस अवस्था के अंदर। अब देखिए दूसरी बात क्या है, यह असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या हो गया? आप इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु है, उस पर आप बाह्य बल लगाओगे और बाह्य बल लगाने के पश्चात आप इसकी आकृति में विकृति उत्पन्न नहीं कर सकते। अर्थात ये कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। और आगे तीसरी बात, इनमें बहने का गुण, बहने के गुण को क्या बोलते हैं अपने? श्यानता बोला जाता है। इनमें बहने का गुण या श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। जितने भी ठोस होते हैं उनमें अधिकतर ठोसों के अंदर बहने का गुण है जो नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका भी मेरे दोस्तों क्या है? एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है? अक्रिस्टलीय ठोस कांच। अगर मैं अक्रिस्टलीय ठोस कांच की बात करता हूं, अक्रिस्टलीय ठोस जो कांच होता है उसमें बहने का गुण होता है। कांच के अंदर क्या होता है? बहने का गुण होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ठोस जो होते हैं उनका जो वर्गीकरण है वो अवयवी कणों के आधार पर किया गया है और ज्यामितीय संरचना के आधार पर किया गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे ज्यामितीय संरचना के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, ज्यामितीय संरचना के आधार पर ज्यामितीय संरचना के आधार पर दो प्रकार के ठोस होते हैं मेरे दोस्तों। पहले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस
क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरे जो ठोस होते हैं वो होते हैं मेरे दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो ज्यामितीय संरचना के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले कौन से ठोस होते हैं? पहले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। तो ऐसे जो ठोस होते हैं वह आप क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो इसके जो उदाहरण होते हैं हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। उसी प्रकार से अगर मैं अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करूं मेरे दोस्तों, तो ऐसे ठोस जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती, ऐसे ठोस कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो इसके उदाहरण होते हैं कांच, लकड़ी, कोयला, चारकोल या तारकोल बोल सकते हैं, काजल, ये सारे के सारे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो आज के हम वीडियो के अंदर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और उसके पश्चात चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।